बाघ संरक्षण के 50 वर्ष पूरा होने के बाद अब बीते 5 दशकों में लिए गए सभी नीति निर्णयों की समग्र समीक्षा की जरूरत बताई गई। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बारे में चर्चा की और कहा कि हमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के फैसलों पर फोकस करने की जरूरत है। साथ में चीता पुनर्वास कार्यक्रम के संबंध में उन्होंने जिक्र किया। तो आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो बाघ संरक्षण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय यानी जनरल स्टडीज के विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिलने वाला है 24,900। अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी इंस्टॉलमेंट में भरने की सुविधा है। अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करेंगी। कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स और डिस्काउंट में मिल जाएगा। कहाँ से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट खरीदना तो दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड, वहां पर आपको जाएगा, कूपन कोड अप्लाई करके कम फीस में आप इसे खरीद सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कॉल करें 8750 पर। ठीक है? इसके अलावा मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीद लिया और आपका मन होता है कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें। अगर आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे तो वहां की फीस में आपकी ये फीस एडजस्ट हो जाएगी। तो मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए क्योंकि ये ऑफर सीमित समय के लिए। इसके अलावा ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। सारी सुविधाएं हैं, वो भी मात्र 24,900। इधर कूपन कोड अप्लाई करने में ये भी कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की खबर को। खबर संबंधित है क्योंकि हाल ही में बाघ संरक्षण के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ऐसे में अभी हाल ही में राजस्थान के अलवर में एक आप कह सकते हैं आयोजन हुआ टाइगर रेंज राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों और टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर्स के सम्मेलन का। और इसी के उद्घाटन सत्र में पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बारे में चर्चा की कि हमें बाघ संरक्षण के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में बाघ संरक्षण से संबंधित जितनी नीति और नियम है उनकी समग्र समीक्षा की जरूरत है। इसकी जरूरत क्यों महसूस? बाघ संरक्षण को लेकर हमने अब तक कौन सी नीतियां बनाई हैं, ये नीतियां कितनी प्रासंगिक हैं, कौन सी नीति पूरी तरह लागू हुई है, कौन सी नीतियों को संशोधित करने की जरूरत है और कौन सी नीतियों में हमें बदलाव करना होगा, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उन्होंने इस समीक्षा पर गौर किया है। ठीक है? इसके अलावा जब हम बात करते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तो ये क्या काम करता है ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। और चीता पुनर्वास कार्यक्रम, मानव वन्यजीव संघर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट पहलू हो जाते हैं आज के समय में प्रासंगिक। बात करते हैं मुख्य अहम बिंदुओं पर। तो कौन सी नीति आज भी प्रासंगिक है, कौन सी नीतियां पूरी तरह लागू हो चुकी हैं और किन नीतियों में संशोधन बदलाव की जरूरत है, इन सब का आकलन किया जाना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के फैसलों पर भी फोकस बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए की अभी तक जो 28 बैठकें हुई हैं उन बैठकों के फैसलों की विस्तृत समीक्षा करने की। क्या चाहता है, इसकी मांगे क्या है, किन संदर्भ में ये चर्चा करता है, जरूरी है कि हम इस बारे में सोचें। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक औपचारिक नीति दस्तावेज बनाए जाने चाहिए 24 बैठकों का और इस दस्तावेज में अगली जो बैठक होगी उस बैठक में सबसे पहले इसी दस्तावेज, इसी एजेंडे को पहले शामिल करना होगा ताकि हम इससे रिलेटेड जो भी मांगे हैं, जरूरत है, नियम है, समीक्षा कर सकें, उनके बारे में समझ पाए कि और हमें कौन से कदम उठाने चाहिए। ठीक है? इसके अलावा अन्य मुद्दों की जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से और मुद्दे हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है तो सबसे पहले अहम मुद्दों में शामिल हो जाता है बाघों की संख्या का आकलन करना, घायल बाघों का रेस्क्यू करना, उनका पुनर्वास करना। इसके अलावा मानव जीव संघर्ष है, जो मानव वन्य जीव संघर्ष है उसे कम करना, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना, कौन सी नई एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी राज्य किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसे समन्वित तरीके से, एकीकृत तरीके से पूरे देश में लागू करना जहां जहां बाघ की संख्या है। ठीक है? इसके अलावा टाइगर रिजर्व के फंड का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, इस बात की समीक्षा करना जरूरी है।
और टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को मजबूत करना चाहिए ताकि ये आगे बेहतर काम कर सके। कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिसमें से पहला है 4 वर्किंग ग्रुप बनाने का उन्होंने सुझाव दिया। ये 4 वर्किंग ग्रुप बनाने की बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों की जो डिमांड्स है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो अलग-अलग है। तो अलग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए 4 कार्य समूह बनाए जाएं और फिर अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से वो काम करें। साथ में एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और कुछ 4 संस्थाओं का उन्होंने नाम लिया कि इनके बीच बेहतर तालमेल को बढ़ाना होगा, इस पर ज्यादा जोर देना होगा। ये 4 संस्थाएं कौन सी हैं? पहला, वन्यजीव संस्थान देहरादून, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। इन 4 संस्थाओं और एनटीसीए के बीच बेहतर तालमेल होगा, तभी हम पूरे देश भर में जो बाघों के संरक्षण को लेकर अभी तक जो नियम लाए हैं, जो भी चीजें लागू की हैं, उन्हें हम बहुत अच्छे तरीके से लागू कर पाएंगे। तो समन्वय, तालमेल की जरूरत पर उन्होंने ध्यान दिया है। साथ में उन्होंने चीता पुनर्वास कार्यक्रम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने एक लुप्त हो चुकी प्रजाति चीता का सफल अंतरराष्ट्रीय स्थान किया है और अब तक भारत में पैदा हुई तीसरी पीढ़ी आ गई है। ठीक है। एक और मुख्य उन्होंने बात ये कही कि अब हम बोत्सवाना से नए चीते फरवरी के अंत तक लेकर आएंगे। तो इनकी क्या हमने नीति नियम लागू किए हैं, कौन कौन से फंड यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, चीता पुनर्वास में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, कौन से मौके थे जो बेहतर हैं, सबकी समीक्षा करने पर भी उन्होंने ध्यान देने की बात कही है। ठीक है। इंटरनेशनल कैट अलायंस काफी इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट, क्योंकि इस बार बजट में इसके बारे में चर्चा भी हुई। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की और कहा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसमें अब तक 24 देश शामिल हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारी ऐसी एजेंसियां हैं जिन्होंने इसमें शामिल होने की रुचि दिखाई है। भारत ने इस बार के बजट में ये भी कहा है कि पहली वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, इस बात की उसने घोषणा की। देखिए, दुनिया भर में जितने भी आप कह सकते हैं बिग कैट, जैसे हम जैगुआर की बात करते हैं, टाइगर की बात करते हैं, हम बात करते हैं चीता या बाघ, इनकी सभी की संरक्षण की। तो जब इन सभी की, या आप कह सकते हैं जितनी प्रजातियां पाई जाती हैं बिग कैट्स वैश्विक लेवल पर, हम एक साथ मिलकर इनके संरक्षण को लेकर नई पॉलिसीज लेकर आए। इसे ही लेकर बिग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लाया गया है। ठीक है। तो सारे वैश्विक लेवल पर जितने भी देश हैं जहां जहां बिग कैट्स की प्रजातियां पाई जाती हैं, उनकी कंजर्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से कदम बेहतर हैं, इस पर ध्यान देने की बात इसके भीतर कही गई है। बात करें भारत बढ़ती मानव और वन्यजीव संघर्ष पर, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो हमें तेज और पेशेवर तरीके से बहुत अच्छे तंत्र को बनाने की जरूरत है ताकि हम सामुदायिक भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित कर पाए, एआई का सहारा ले सके, कुछ ऐसे एप्स बना पाए जिससे हम ट्रैक कर पाए कि आखिर कौन से क्षेत्र में कौन से जंगल से वन्यजीव बाहर आए हैं, कहीं उनके बस्तियों में जाने की संभावना तो नहीं है, मानव बस्तियों की ओर वो ना जा पाए। अगर जाते हैं तो हमें पहले से ही उन्हें लोगों को अवेयर करना होगा। इसके लिए सामुदायिक भागीदारी की जरूरत है। कुछ नई नई तकनीकें भी हैं जो विभिन्न राज्यों में लागू हुई हैं। उन राज्यों के साथ समन्वय बढ़ा के हमें पूरे भारत भर में उन सभी पॉलिसीज को लागू करने की जरूरत है, उन ऐप को लाने की जरूरत है और खासकर जो वन क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उन्हें इसमें पार्टिसिपेशन दिखाने की जरूरत है। ठीक है। तो इसके अलावा जो घायल जानवर हैं, वन्यजीव हैं, उनके बीच में संघर्ष को कम किया जाए। जो शावक अनाथ हो चुके हैं, इनके रेस्क्यू, इनके रिहेबिलिटेशन और कुछ नए सेंटर्स को बनाने की जरूरत है ताकि बेहतर सुविधाएं हम प्रदान कर पाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके भीतर शामिल हो जाती हैं? ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बाद बढ़ती वन्यजीव संघर्ष के भीतर जाती है। जंगलों से बाहर आ रहे वन्यजीव के तेज और पेशेवर प्रतिक्रिया की जरूरत है। घायल जानवरों, संघर्ष और अनाथ शावकों के मानकीकृत रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, ट्रीटमेंट सेंटर विकसित किए जाएं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि यह एक वैधानिक संस्था है, 2005 में स्थापित हुई थी, लेकिन 2006 में जब हम बात करते हैं किसकी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के 2006 के संशोधन के जरिए एनटीसीए को वैधानिक संस्था के रूप में शामिल किया गया। ठीक है। ये संस्था इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बाघ और बाघों के आवासों के संरक्षण के लिए काम करती है। ठीक है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनटीसीए कहते हैं, क्या है? एक वैधानिक निकाय। ठीक है। और जब पूछा जाए वैधानिक निकाय कब शामिल हुई है, के रूप में कब शामिल किया गया है, तो 2006 के संशोधन द्वारा एनटीसीए का वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। किस कानूनी आधार के अंतर्गत? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके मुख्य कार्य क्या है? बाघों से संबंधित जो एस्टिमेट है वह देना, बाघों की घटती संख्या को रोकना, टाइगर रिजर्व के वैज्ञानिक और प्रभावी प्रबंधन को ध्यान देना सुनिश्चित करना, बाघ संरक्षण से जुड़ी हुई नीतियां बनाना और इसे लागू करना। कार्य क्या है इसके? इसके मुख्य कार्यों में शामिल है प्रोजेक्ट टाइगर का क्रियान्वयन करना। इसके अलावा टाइगर रिजर्व के लिए जो मुख्य गाइडलाइंस है, देखिए कोई भी क्षेत्र जब टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाता है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस या दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ये कौन देता है? ये देता है एनटीसीए, ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया टाइगर, जब हम बात करते हैं एस्टिमेशन की, तो ये कौन काम करता है? एनटीसीए। जब हम बात करते हैं केंद्रीय वित्त की व्यवस्था करने की, तो ये कौन काम करता है? एनटीसीए। तो इसके बहुत सी इंपॉर्टेंट मुख्य कार्य हैं, जैसे टाइगर्स को रिलेटेड निगरानी और मूल्यांकन, ये भी एनटीसीए का ही कार्य है। तो इसके कार्यों की अभी स्थिति क्या है, इसकी भी समीक्षा करना जरूरी है, और इससे और क्या देना जरूरी है, मतलब इसके कार्यों के साथ साथ हमें इसकी भूमिका में किस विस्तार की जरूरत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, साथ में इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आज के सेशन का प्रश्न क्या है? प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में वर्तमान में कितने देश शामिल? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।